बरौनी बिहार का एक छोटा सा कस्बा दिन में तो चहल पहल से भरा रहता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है कुछ हिस्से वीरान हो जाते हैं। खासकर बरौनी भागलपुर हाईवे का वह हिस्सा जो पुराने गंगा पुल से पहले एक सुनसान मोड़ पर मुड़ता है। स्थानीय लोग इस जगह को काली मोड़ कहते हैं। यह मोड़ शाम होते ही अजीब खामोशी से भर जाता है। हवा में गंगा की नमी और किसी अनकही घुटन का एहसास रहता है। आसपास पेड़ इतने घने हैं कि सड़क पर लाइटें भी फीकी लगती हैं। कहते हैं यहां आधी रात के बाद कोई ठहरता नहीं, और जो ठहरा वो लौटकर नहीं आया। बरौनी के चाय के खोखे पर बुजुर्ग अक्सर कहते, बेटा रात के बाद काली मोड़ से मत गुजरना, वहां वो मिलती है। लेकिन कोई सीधे सीधे उसका नाम नहीं लेता। सिर्फ एक शब्द फुसफुसाया जाता। एक सर्द नवंबर की रात थी। धुंध इतनी थी कि ट्रक के हेडलाइट भी मुश्किल से 10 फीट आगे तक रोशनी फैला पा रहे थे। शिवनारायण यादव, जो बरौनी से मुजफ्फरपुर तक माल ढोता था, अपनी गाड़ी लेकर काली मोड़ पर पहुंचा। अचानक उसे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और हाथ में लाल चुनरी। वो हाथ देकर इशारा कर रही थी जैसे लिफ्ट मांग रही हो। शिवनारायण को पहले तो झिझक हुई, लेकिन मानवीयता में उसने ट्रक रोक दिया। कहां जाना है बहन जी? औरत ने धीमी आवाज में कहा। बस थोड़ी दूर तक। वो ट्रक में चढ़ी, लेकिन जैसे ही शिवनारायण ने गाड़ी आगे बढ़ाई, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कुछ मिनट बाद उसने पलटकर देखा, सीट खाली थी। औरत गायब हो चुकी थी। ट्रक का इंजन बंद हो गया, हेडलाइट बुझ गई और पीछे से एक धीमी हंसी की आवाज आई जो कान में चुभ गई। अगले दिन बरौनी के हनुमान चौक पर शिवनारायण ने अपनी कहानी सुनाई। बुजुर्ग भोला बाबू ने तंबाकू मलते हुए कहा, बेटा ये तो वो है, 30 साल पहले की बात है। एक बेवा औरत थी जिसका पति रेल पटरी पर कटा मिला था। लोग कहते हैं वो औरत किसी और मर्द से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गांव वालों ने पकड़कर उसे काली मोड़ पर मार डाला। उसी रात से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। भोला बाबू की आवाज में डर भी था और गुस्सा भी। छलावा नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। ये वो आत्मा है जो जिंदा को मरा बना देती है और मरे को जिंदा दिखाती है। शिवनारायण का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन भीतर कहीं जिज्ञासा भी जाग चुकी थी। बरौनी में उस समय पटना से एक युवा पत्रकार आया था, अभिषेक चौधरी। अभिषेक का काम था लोक कथाओं और रहस्यमयी घटनाओं पर लेख लिखना। शिवनारायण की कहानी सुनकर उसने तय किया कि वो छलावा की सच्चाई खुद देखेगा। उसने अपने दोस्त राहुल सिंह, एक फोटोग्राफर को साथ लिया और योजना बनाई। रात 11 बजे वे काली मोड़ पर जाएंगे। कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर साथ रखेंगे। बरौनी के लोग उन्हें रोकते रहे। बाबूजी, रात में मत जाइए, वो किसी को छोड़ती नहीं। लेकिन अभिषेक ने हौंसते हुए कहा, सच और झूठ में फर्क पता करना ही मेरा काम है। रात 11 बजे ठंडी हवा बह रही थी। गंगा किनारे की नमी और धुंध से सड़क पर एक अजीब चमक बन रही थी। अभिषेक और राहुल ने ट्राइपॉड पर कैमरा लगाया और रिकॉर्डर ऑन किया। पहला आधा घंटा तो शांत रहा। सिर्फ झिंगुरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती थी। लेकिन 11:45 पर रिकॉर्डर में अचानक एक फुसफुसाहट आई। बस थोड़ी दूर तक। राहुल ने घबराकर अभिषेक की ओर देखा। ये तो वही लाइन है जो उस ट्रक ड्राइवर ने बताई थी। कैमरे में भी एक धुंधली आकृति दिखी, सफेद साड़ी में, सड़क के बीच खड़ी। अभिषेक ने टॉर्च जलाकर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च बंद की, उस आकृति ने फिर से आकार ले लिया और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। धुंध जैसे जैसे गहराती जा रही थी, वैसे वैसे हवा में एक अजीब भारीपन भर रहा था। अभिषेक और राहुल दोनों को महसूस हुआ कि उनकी सांसें ठंडी होती जा रही हैं, जैसे कोई अदृश्य बर्फ का टुकड़ा उनके सीने पर रख दिया गया हो। सड़क के किनारे का पुराना पीपल, जिसकी शाखाओं में रात भर चमगादड़ लटकते रहते थे, अचानक जोर से हिलने लगा। हवा नहीं थी, फिर भी पत्तों में सरसराहट थी, जैसे कोई अनदेखा हाथ उन्हें धीरे धीरे सहला रहा हो। राहुल के कैमरे में अजीब गड़बड़ी शुरू हो गई। लेंस अपने आप घूमने लगा। स्क्रीन पर बार बार सिग्नल लॉस्ट का लाल मैसेज झपकने लगा।
अभिषेक ने टॉर्च का फोकस उस धुंधली आकृति की तरफ किया जो अब करीब आ रही थी। कौन हो तुम? उसने जोर से पूछा। जवाब नहीं आया, बस एक धीमी फुसफुसाहट। बस थोड़ी दूर तक। वो आवाज सीधे अभिषेक के कान में गूंजी, जबकि आकृति अभी भी कम से कम 10 मीटर दूर थी। राहुल ने घबराकर कहा, भाई, ये वही लाइन है जो ट्रक ड्राइवर ने बताई थी। अभिषेक ने कैमरे के बजाय रिकॉर्डर निकाला और चालू किया। रिकॉर्डर में सिर्फ खड़खड़ाहट नहीं, बल्कि कई आवाजें थीं। एक महिला की हौंसी, किसी बच्चे के रोने की ध्वनि और किसी बूढ़ी के कराहने की आवाज। अचानक वो सफेद साड़ी वाली आकृति तेजी से उनकी तरफ बढ़ी, इतनी तेज कि दोनों को सिर्फ एक सफेद धुंध का गोला नजर आया। राहुल चीखकर पीछे हटा, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे पकड़ ले, वो हिल नहीं पा रहा था। अभिषेक ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन तभी उनकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ रिकॉर्डर की लाल बत्ती चमक रही थी, और उसी रोशनी में उन्होंने देखा वो औरत राहुल के पीछे खड़ी है। उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें मानो अंगारे हों। उसने बस एक पल राहुल के कंधे पर हाथ रखा, और राहुल की चीख पूरे काली मोड़ में गूंज उठी। अगले ही सेकंड वो गायब था। बस उसकी कैमरा बैग सड़क पर पड़ा था। अभिषेक ने बैग उठाया और भागा, लेकिन जैसे जैसे वो भाग रहा था, सड़क लंबी होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो गोल गोल घूम रहा है, लेकिन मोड़ कभी खत्म ही नहीं हो रहा। जब अभिषेक को होश आया तो सुबह हो चुकी थी। वो गंगा के किनारे की रेत पर लेटा था, हाथ में वही रिकॉर्डर था। राहुल कहीं नहीं था। बरौनी लौटकर उसने सीधा भोला बाबू को सब बताया। भोला बाबू का चेहरा सख्त हो गया। मैंने कहा था ना, रात में मत जाना, अब तेरा दोस्त कभी वापस नहीं आएगा। अभिषेक ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो इस छलावा की पूरी सच्चाई निकालेगा, और अगर मुमकिन हो राहुल को वापस लाएगा। गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामप्यारे काका ने अभिषेक को एक पुरानी कहानी सुनाई। 30 साल पहले सावित्री नाम की एक औरत थी। उसका पति रेलवे में लाइनमैन था। एक रात उसका पति रेल की पटरी पर कटा मिला। लोगों ने कहा कि सावित्री ने अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने पकड़कर उसे काली मोड़ पर बांध दिया और पत्थरों से मार डाला। मरते समय उसने कसम खाई, तुम सबको मौत के बाद भी चैन नहीं लेने दूंगी। जो भी यहां आएगा उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। रामप्यारे काका ने बताया कि उसके बाद से हर कुछ साल में कोई न कोई उस मोड़ से गायब हो जाता है। अभिषेक ने एक तांत्रिक को ढूंढा, बक्सर का बाबा गंगाधर। बाबा ने सुना तो कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये छलावा है। इसे हराने के लिए तुझे उसी रात उसी जगह जाकर उसकी मौत का पाप धोना होगा, वरना तेरे दोस्त की आत्मा भी वहीं कैद हो जाएगी। बाबा ने उसे लाल सिंदूर, गंगाजल और एक लोहे का त्रिशूल दिया और चेतावनी दी, अगर उसने तुझे छू लिया तो तेरा शरीर जिंदा रहेगा, लेकिन तेरी आत्मा उसकी हो जाएगी। रात 12 बजे अभिषेक फिर काली मोड़ पहुंचा। इस बार धुंध और भी गहरी थी। उसने रिकॉर्डर चालू किया और गंगाजल अपने चारों ओर छिड़का। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक सड़क के बीच एक परछाई बनने लगी। सावित्री, सफेद साड़ी, खुले बाल, लाल चुनरी और आंखों में आग। उसने वही कहा, बस थोड़ी दूर तक। अभिषेक ने कांपते हाथ से गंगाजल फेंका। आकृति चीखी और उसकी आवाज में सैकड़ों लोगों की चीखें मिल गईं। अचानक धुंध में राहुल दिखाई दिया। उसकी आंखें खाली, चेहरा पीला और होंठ सूखे हुए। वो धीरे धीरे बोला, अभिषेक मत रोक, मेरे साथ चल। अभिषेक को समझ आ गया, अगर वो राहुल के पास गया तो सब खत्म। उसने त्रिशूल उठाकर जमीन में गाड़ दिया और चिल्लाया, सावित्री, तेरी मौत पाप थी, लेकिन अब तेरी आत्मा मुक्त होगी। गंगाजल और सिंदूर के स्पर्श से सावित्री चीखते हुए धुंध में बिखर गई। राहुल जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। जब सुबह हुई, दोनों काली मोड़ पर पड़े थे, जिंदा। लेकिन अभिषेक के रिकॉर्डर में अब भी वो आखिरी आवाज गूंज रही थी, बस थोड़ी दूर तक। बरौनी लौटने के बाद राहुल कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो अक्सर रात में जागकर बाहर देखता, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। और एक दिन, बिना किसी को बताए,
वो फिर काली मोड़ चला गया और कभी वापस नहीं आया। अभिषेक ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, लेकिन फिल्म रिलीज से एक दिन पहले उसका भी पता नहीं चला। काली मोड़ आज भी वैसा ही है। लोग कहते हैं धुंध भरी रात में वहां से कोई आवाज आती है, बस थोड़ी दूर तक